राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इमरजेंसी मेडिकेशन के बारे में और वीडियो की स्टडी के अंदर इमरजेंसी मेडिकेशन पार्ट 2 में हम पीछे रही हुई ड्रग्स जो है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो अगला जो ड्रग्स है इमरजेंसी मेडिकेशन में ऑक्सीजन। यू हैव टू नो ऑक्सीजन इज ए ड्रग, बहुत ज़्यादा यूजेबल ड्रग है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन मेडिकल सेटअप्स, इन आईसीयूज और इन ऑल इमरजेंसीज। तो ऑक्सीजन जो है उसके इंडिकेशन क्या रहते हैं? इट्स ऑलवेज यूज एनी सस्पेक्टेड कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी। किसी भी तरह की कार्डियो या पल्मोनरी इमरजेंसी जब होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया जाता है, बिकॉज हार्ट जो है वो एक वाइटल ऑर्गन है और लंग्स जो होता है वो बॉडी में ऑक्सीजनेशन का काम करवाते हैं। और अगर दोनों ही ऑर्गन में कहीं भी दिक्कत होगी तो ऑक्सीजन की नीड रहेगी, तो हमें वहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन जो है उसको देने के तरीके की हम अगर बात करें कि उसको किस तरीके से दिया जाता है, देने ऑक्सीजन कब देना है ये डिसाइड कौन करता है? पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री इज इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू असेस दी SpO2 लेवल, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ब्लड सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो असेस करने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का में लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द सेचुरेशन हम ऑक्सीजन वहाँ पे यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो रहते हैं उनके बारे में हम बात करें डोजिंग की, तो कौन सा डिवाइस है किस फ्लो रेट से कितना परसेंट ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करेगा? नेजल प्रोंग सबसे पहला डिवाइस है, 1 to 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ये इसकी फ्लो रेट है और 24 to 44% ऑक्सीजन परसेंटेज जो है वो डिलीवर होती है। वेंचुरी मास्क जो रहता है 4 to 8 लीटर पर मिनट। देर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वेंचुरी मास्क इज यूज, डिफरेंट कलर कोडिंग रहती है और जिसका परसेंटेज रेशियो है वो 24 to 40% रहता है। ऑक्सीजन डिलीवरी जो सिस्टम है उनके बारे में हम अलग से फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको याद रखना है फ्लो रेट और ऑक्सीजन परसेंटेज। डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, नेजल प्रोंग कितनी फ्लो रेट से ऑक्सीजन डिलीवर करती है? 1 to 6 लीटर पर मिनट। वेंचुरी मास्क 4 to 8 लीटर पर मिनट, 24 to 40% ऑक्सीजन परसेंटेज में डिलीवर होता है। पार्शियल रीब्रीदर मास्क जो होता है वो 6 to 10 लीटर पर मिनट, 35 to 60% ऑक्सीजन इसके द्वारा डिलीवर होती है। और बैग मास्क वेंटिलेशन जो होता है वो 15 लीटर पर मिनट की इसकी फ्लो रेट से 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो ये डिफरेंट टाइप की डोजिंग रहती है ऑक्सीजन की। नेजल प्रोंग 1 to 6 लीटर पर मिनट, वेंचुरी मास्क 4 to 8 लीटर पर मिनट, पार्शियल रीब्रीदर मास्क 6 to 10 लीटर पर मिनट, नॉन रिब्रीदर 10 to 12 लीटर पर मिनट होता है जो लगभग 80 to 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। बैग एंड मास्क जो होता है वो 15 लीटर पर मिनट से 100% तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ऑक्सीजन जो रहती है उसको प्रिकॉशन क्या क्या काम में लेने होते हैं? तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो कभी कभी इनएक्यूरेट होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एम्स ने कई बार पूछा है। इनएक्यूरेसी जो होती है वो कब होती है? लो कार्डिक आउटपुट पे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली कंडीशन पे और हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन पे। अगर ये तीन चीजें पेशेंट के अंदर है तो यू कांट बिलीव ऑन द पल्स ऑक्सीमीटर। नॉर्मली पल्स ऑक्सीमीटर में देख के हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, लेकिन अगर मरीज का कार्डिक आउटपुट कम है, अगर मरीज में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है और मरीज को हाइपोथर्मिया है तो पेरिफेरल एरिया के अंदर ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। और जब वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, सेचुरेशन है, वो कम दिखाएगा। लेकिन बेसिकली कम नहीं है, वो परफ्यूजन नहीं होने की वजह से है। तो उस कंडीशन में हम कभी भी पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और हम जो है बाकी तरीके से मेजर करते हैं, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को ट्रीट करते हैं, हाइपोथर्मिया को ट्रीट करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो इनएक्यूरेट पल्स ऑक्सीमेट्री हो जाती है इन तीन कंडीशन में जिनको आपको याद रखना है। कि हम बात करें बीटा ब्लॉकर, इमरजेंसी में काम में ली जाने वाली अगली मेडिकेशन है बीटा ब्लॉकर। वो सारी ड्रग जिसके पीछे LOL आता है, लोल, है ना, एटनलोल, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, उन सबको बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर इमरजेंसी सेटअप में स्मोलोल नाम का बीटा ब्लॉकर काम में लिया जाता है। स्मोलोल जो ड्रग है वो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की दवाई है जिसको 0.5 मिलीग्राम पर केजी ओवर 1 मिनट फॉलोड बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ 0.05 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर ड्रग जो होती है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इफेक्ट को टाइट्रेट करते हैं और अकॉर्डिंग टू डोज जो है उसको बढ़ाया या घटाया जाता है।
इसका हाफ लाइफ बड़ा शॉर्ट हाफ लाइफ है स्मॉलोल का, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। 10 मिनट से भी कम इसका हाफ लाइफ है, इसलिए स्मॉलोल जो है ज़्यादातर इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ लिया जाता है। बाकी जो ड्रग्स है लॉन्ग टर्म पेशेंट में जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है तब यूज़ किए जाते हैं, लाइक प्रोप्रानोलोल और मेटोप्रोलोल। लेकिन बीटा ब्लॉकर जो है उसका शॉर्ट हाफ टाइम है, इसलिए इमरजेंसी ड्रग जो है वो स्मॉलोल रहती है बीटा ब्लॉकर एजेंट के अंदर। ड्रग की हम बात करें, लाबेटालोल, इट्स आल्सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में इसको काम में लिया जाता है। इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और एक कंडीशन पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, फियोक्रोमोसाइटोमा, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में लाबेटालोल को यूज़ किया जाता है। 10 मिलीग्राम लाबेटालोल जो है इंट्रावीनस पुश करते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर, फॉर 1 to 2 मिनट्स 10 मिलीग्राम लाबेटालोल जो है आईवी पुश किया जाता है। और इसको रिपीट और डबल लाबेटालोल हर 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम डोज होती है 150 मिलीग्राम होती है, तो 10 मिनट में इसको रिपीट करना होता है या डबल डोज देनी होती है। और मैक्सिमम डोज 150 मिलीग्राम देना होता है। इनिशियल डोज जो होती है वो बोलस फॉर्म होती है और उसके बाद में इसको इन्फ्यूजन फॉर्म में 2 to 8 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। जितनी भी ड्रग है वो किस कैटेगरी की है और उसके इंडिकेशन क्या है ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और इमरजेंसी में उसका डोजिंग क्या रहती है। हालांकि डोजिंग हमें कैलकुलेट नॉर्मली इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं करना होता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी ड्रग की एटलीस्ट डोजिंग क्या होती है, क्योंकि गलती से भी हम अगर ज़्यादा डोज देंगे तो उसके बहुत ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो डोजिंग का थोड़ा बहुत आपको बड़ा बड़ा आइडिया यहाँ पे मैं दे रहा हूँ साथ में। तो लाबेटालोल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड फियोक्रोमोसाइटोमा की ड्रग है और ये इसकी डोजिंग का तरीका रहता है। अगली दवाई जो है आइनोट्रोपिक एजेंट के अंदर डोपामिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। हाइपोटेंसिव शॉक वाली कंडीशन में काम में लेते हैं। डोपामिन के इंडिकेशन है, सेकेंड ड्रग है सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया की। एट्रोपिन के बाद में अगर सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है तो दूसरी ड्रग जो होती है वो डोपामिन है। हाइपोटेंसिव कंडीशन जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 और 100 से कम हो जाता है तो, और विद साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक अगर वहाँ पे है तो डोपामिन काम में लिया जाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है। सेकेंड ड्रग है एट्रोपिन के बाद में सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया की, और हाइपोटेंशन में यूज की जाती है ब्लड प्रेशर जब कम होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 to 100 से कम होता है और साथ में 100 के साइन एंड सिम्टम होता है तो डोपामिन काम में लिया जाता है। डोपामिन ड्रग जो है उसकी डोज की हम बात करें तो 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसको काम में लिया जाता है, और इसको कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स नहीं करना होता है, ये खास बात होती है। डोपामिन जो होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स ना करें। 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से इसका डोजिंग रहता है डोपामिन। तो जब आपने नॉर्मली कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर दिया जाता है कि 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को डोपामिन दिया जा रहा है, और उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पढ़ेंगे हम फंडामेंटल में कैलकुलेशन को भी, लेकिन यहाँ पे यही इसका डोजिंग रहता है। अगली इम्पोर्टेंट बात जो रहती है ड्रग है वो है डोबूटामिन, डोपामिन के बाद में। डोबूटामिन ड्रग जो है वो कभी भी शॉक वाली कंडीशन में नहीं देना होता है, इसके लिए ब्लड प्रेशर सही होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आइनोट्रोप्स एजेंट है डोबूटामिन भी, और इसको यूजुअली इन्फ्यूज करते हैं एट द रेट ऑफ 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से। पर प्रिकॉशन क्या काम में लेने होते हैं, इसको तब अवॉइड करें जब सिस्टोलिक प्रेशर 100 से कम हो। देखिएगा डोपामिन का तो इंडिकेशन यही है कि ब्लड प्रेशर जब 100 से कम होता है तो डोपामिन देना है, वही ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। लेकिन अगर मरीज का ब्लड प्रेशर कम है और उसमें शॉक के साइन है तो डोबूटामिन नहीं देना होता है, नहीं तो कार्डियो फेलियर हो जाता है, तो ये नहीं देना होता है। इसका इंडिकेशन है कि पहले वॉल्यूम बढ़ाओ, पहले उसके शॉक को ट्रीट करो डोपामिन के द्वारा और फ्लूइड के द्वारा, जब वो ट्रीट हो जाए फिर कार्डियक कॉन्टेक्टिलिटी को बढ़ाओ। आइनोटॉप्स होते हैं जो कार्डियक कॉन्टेक्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो फिर डोबूटामिन वहाँ पे काम में लिया जाता है। इसको भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स नहीं करना होता है, लाइक डोपामिन। डोपामिन को भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स नहीं करना होता है, और डोबूटामिन को भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स करने से अवॉइड करना होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट ड्रग है सोडियम बाइकार्बोनेट इटसेल्फ। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक बाइकार्ब है, बाइकार्ब जो एल्कलाइजर होते हैं, तो ये एसिडोसिस को ट्रीट करने में मदद करते हैं। इंडिकेशन क्या है, क्लास फर्स्ट इग्नोन प्री एग्जिटिंग हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, नॉर्मली पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.1 मिलीकुलन पर लीटर होता है, और उससे ज़्यादा होना कंडीशन हाइपरकैलीमिया कहलाती है और बॉडी में एसिडोसिस करती है। तो उसका ट्रीटमेंट
में काम में लिया जाता है सोडा बाइकार्ब। टीसीए एंड एएसए ओवरडोज जब होती है तब सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लिया जाता है। और क्लास थर्ड नॉट यूजफुल फॉर इफेक्टिव इन हाइपोक्सिक लैक्टिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में और हाइपर कार्बिक एसिडोसिस। तो डेफिनेटली हर एसिडोसिस की कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट हम वहाँ पे यूज करते हैं। ये इसके कुछ खास इंडिकेशन है। सोडियम बाइकार्बोनेट इंडिकेटेड फॉर एसिडोसिस, एस्प्रिन ओवरडोज, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ओवरडोज, हाइपरकैलिमिया और हाइपोक्सिक लैक्टिक एसिडोसिस और कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर विदाउट इंटुबेशन, इन सारी कंडीशन के अंदर हम काम में लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। डोजिंग की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की तो 1 मिलीग्राम पर केजी आईवी बोलस देते हैं और रिपीट करते हैं डोज को हर 10 मिनट के बाद में। और क्या क्या साथ में प्रिकॉशन काम में लेने होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, H2O और एल्कलोसिस, इन सब चीज़ों में इसको प्रिकॉशन के साथ में यूज़ करना होता है। अगर ये डिस्टर्ब है तो विद प्रिकॉशन यूज़ करें, है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, H2O और एल्कलोसिस, इन सब चीज़ों के साथ में इसको विद प्रिकॉशन काम में लेने में, बिकॉज ये अगर इम्बैलेंस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको देने से पहले हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि पोटेशियम कम तो नहीं है, एल्कलोसिस तो नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये खुद एल्कलाइजर है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पे अपने को देखना होता है। रिपीट डोज करनी होती है 10 मिनट बाद में, हम पढ़ चुके हैं। और 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बोलस फॉर्म में दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हर एसिडोसिस की कंडीशन में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट ड्रग है सोडियम बाइकार्बोनेट। ड्रग की हम बात करें, एस्प्रिन। एस्प्रिन बहुत बड़ा नाम है, एनसेड कैटेगरी की ड्रग है। एंटीप्लेटलेट एजेंट के रूप में भी काम करती है एस्प्रिन दवाई। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इंडिकेशन क्या है एस्प्रिन के, बहुत इंपॉर्टेंट, एसीएस, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। एसीएस इज द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी कोरोनरी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा। एमआई की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एस्प्रिन। तो वो कोरोनरी सिंड्रोम है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है, और उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो एस्प्रिन ही दवाई काम में लिया जाता है। गिव एज सून एज पॉसिबल देना होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है, सबसे पहले काम में लेवे। ये फर्दर थ्रोम्बस को फॉर्मेशन होने में रोकेगा, ये ब्लॉक कर देती है थ्रोम्बोक्सोन A2 को, जिसकी वजह से प्लेटलेट का क्या नहीं हो पाता, एग्रीगेशन, इसलिए हम एस्प्रिन को एंटी प्लेटलेट एजेंट कहते हैं। तो ये एंटी प्लेटलेट एजेंट क्यों है, क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है कि एस्प्रिन कैसे एक्ट करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए इट ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सोन A2। थ्रोम्बोक्सोन A2 के फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है, और जिसकी वजह से प्लेटलेट का क्या नहीं हो पाता, एग्रीगेशन। और अगर प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाएगी तो फर्दर थ्रोम्बस नहीं बनेगा, तो हार्ट में ब्लड की सप्लाई जो है वो नहीं रुकेगी। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में ये काम में लिया जाता है, और फर्दर थ्रोम्बस फॉर्म ना हो इसको प्रिवेंशन में ये मदद करती है। एज ए प्रोपाइलैक्टिक भी यूज की जाती है एस्प्रिन। एस्प्रिन दवाई जो होती है उसकी डोज की बात करें, डोजिंग जो रहती है 160 टू 325 मिलीग्राम टेबलेट जो है वो टोटल डोज में काम में लेते हैं। प्रिफरेबली च्यू कर सकते हैं इसको, या सपोजिटरी फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं। हाई डोज जो होती है वो हार्मफुल है, क्योंकि ये ब्लीडिंग करा सकती है। हाई डोज क्या करा सकती है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की रिस्क पे रहता है। जीआई ब्लीडिंग कॉमनली एस्प्रिन का कॉमन साइड इफेक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड। तो साइड इफेक्ट ध्यान में रखना होता है, और ये इसकी डोजिंग। एस्प्रिन दवाई जो रहती है उसके प्रिकॉशंस क्या है, तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो पेशेंट जिसको क्या है, एक्टिव अल्सर डिजीज है। क्यों, क्योंकि अल्सर वाले मरीज में ऑलरेडी अल्सर है और ये और अल्सर कराती है। और अल्सर अगर बनेगा, पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर अगर बन जाता है तो वहाँ से जीआई ब्लीड होती है, वो बहुत कॉमन है। तो एक्टिव अल्सर वाले डिजीज में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। और अस्थमा के मरीज में ये काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दवाई जो होती है वो एसिडोसिस कराती है, और अस्थमा को प्रेसिपिटेट भी करती है ना, ब्रोंको स्पाज्म करवाती है। तो अस्थमा के पेशेंट में और एक्टिव अल्सर डिजीज में एस्प्रिन जो होती है वो रिलेटिव कॉन्ट्रा, इट्स नॉट ए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इट्स ए रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, देने से ज़्यादा फायदा होगा या नहीं देने से ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं देने से ज़्यादा फायदा है तो नहीं देते हैं, देने से ज़्यादा फायदा होता है तो देते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेटर। और अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन तब होता है जब चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, नहीं देना है, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहलाते हैं। तो ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, नाप तोल के देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, चेस्ट पेन की ड्रग ऑफ चॉइस है। एंजाइना जिसको हम बोलते हैं, कार्डियक ओरिजिन अगर चेस्ट पेन है तो नाइट्रोग्लिसरीन हम तुरंत देते हैं। अनस्टेबल एंजाइना अगर है, नाइट्रोग्लिसरीन देना होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नाइट्रोग्लिसरीन काम में लेते हैं। और हर तरह की हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो वेजोडाइलेटर होती है।
तो कितनी जितनी भी तरह की हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो इंडिकेटेड होती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वेजोडाइलेशन करती है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ध्यान रखना होता है, हेडेक होता है। क्या होता है? हेडेक। नाइट्रोग्लिसरीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो हेडेक होता है, और हेडेक को ट्रीट हम करते हैं विद एनसेड। नाइट्रोग्लिसरीन कभी भी बंद नहीं करना होता है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है हेडेक, और हेडेक को ट्रीट करते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से। नाइट्रोग्लिसरीन बंद नहीं करते हैं अगर पेशेंट का चेस्ट पेन कार्डियक ओरिजिन का है या उसको एंजाइना है ना। तो इस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन काम में लिया जाता है। डोजिंग की बात करें नाइट्रोग्लिसरीन की, तो इसकी डोजिंग सबलिंगुअल रूट, ये इंपॉर्टेंट है। ये दवाई कैसे दी जाती है? सबलिंगुअल, बिलो टंग, जीभ के नीचे रखते हैं। सबलिंगुअल देते हैं 0.3 टू 0.4 मिलीग्राम, और रिपीट करते हैं हर 5 मिनट के अंदर। ये तरीका रहता है जब तक पेन में रिलीव नहीं आ जाता है। 3 डोज जो है कंटिन्यू हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद में भी अगर पेन में रिलीव ना आए तो उसके आगे का दवाई मॉर्फिन और समथिंग लाइक दैट काम में लिया जाता है। एरोसोल स्प्रे फॉर्म में भी इसको काम में लिया जा सकता है 0.5 टू 1 सेकेंड एट 5 मिनट्स इंटरवल। एंड आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म में भी इसको काम में ले सकते हैं 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर मिनट एंड टाइट्रेट करके। तीनों तरीके हैं, ज्यादातर सबलिंगुअल रूट से काम में लिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। बाकी एरोसोल स्प्रे फॉर्म में, नेजल स्प्रे और इंट्रावीनस इन्फ्यूजन फॉर्म में भी इसको काम में लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट दवाई है नाइट्रोग्लिसरीन। चेस्ट पेन, कार्डियक ओरिजिन वाले चेस्ट पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है वेजोडाइलेटर ड्रग। नाइट्रोग्लिस नाइट्रोग्लिसरीन दवाई जो है उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? जब ब्लड प्रेशर 90 से कम हो तो ये नहीं दिया जा सकता। राइट वेंट्रिकल का इंफाक्शन है तो इसको नहीं दिया जा सकता। ब्लड प्रेशर जो है वो 10%, अगर मरीज है जो नॉन नॉर्मोटेंसिव है और उसमें 10% से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसको नहीं दे सकते। और सीवियर टेकिकार्डिक कंडीशन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। अगला इम्पोर्टेंट ड्रग है मॉर्फिन सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट दवाई हमने बोला नाइट्रोग्लिसरीन से अगर चेस्ट पेन रिलीव ना हो तो ये दवाई काम में ली जाती है। दर्दों की दवाई का राजा दवाई मानी जाती है मॉर्फिन सल्फेट। सबसे बड़ी दवाई है मॉर्फिन, सबसे बड़ा नाम है मॉर्फिन सल्फेट। डोजिंग की बात करें तो 1 to 3 मिलीग्राम इंट्रावीनस। मॉर्फिन जो है वो ओपियोइड एनाल जैसी कैटेगरी में आती है, ओपियोइड्स। फेंटानिल भी इसी कैटेगरी की दवाई है। तो ये ओपियोइड्स कहलाते हैं, ओपियोइड्स, है ना। दर्दों की दवाई 3 तरह की होती है, एनसेड, ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स। ये ओपियोइड्स कैटेगरी की दवाई है। 1 to 3 मिलीग्राम आईवी ओवर 1 to 5 मिनट्स में देते हैं। हर 5 से 10 मिनट के अंदर इसको जरूरत के हिसाब से हम रिपीट कर सकते हैं। मॉर्फिन दवाई जितना बड़ा नाम है उतना ही इसके डेंजरस साइड इफेक्ट है जिसको अपने को ध्यान रखना। तो मॉर्फिन के साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस कहाँ हैं? इसको स्लोली लगाएं, टाइट्रेट करें इफेक्ट को टाइट्रेट करने का मतलब देख के लगाएं, रिपीट करना या नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज ड्रग है। ये सांस को रोक देती है, रेस्पिरेशन को रोक देती है, रेस्पिरेशन के साथ में खिलवाड़ करती है, हाइपोटेंशन करती है, वॉल्यूम डिप्लेशन पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन कर देगी। तो जो दवाई सांस को रोक दे उस दवाई को देख देख के फूक फूक के काम में लेना होता है। इसलिए हम हर डोज को इफेक्ट टाइट्रेट करते हुए धीरे धीरे इंजेक्ट करते हैं। मॉर्फिन सल्फेट इंपॉर्टेंट ड्रग है। मॉर्फिन दवाई का अगर साइड इफेक्ट आ गया और मरीज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है तो उस पेशेंट के अंदर हम काम में लेंगे इसका एंटीडोट। और मॉर्फिन का एंटीडोट होता है नेलोक्सोन या नेल्ट्रोग। तो अगला नेलोक्सोन ड्रग जो मॉर्फिन का एंटीडोट है। इमरजेंसी सिचुएशन में मॉर्फिन अगर साइड इफेक्ट दे गया तो हम नेलोक्सोन काम में लेंगे। इंडिकेशन क्या है नेलोक्सोन के? रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन अगर मरीज को हो गया है ड्यू टू ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन, ओपियोइड इज द मॉर्फिन, तो इसके इंटॉक्सिकेशन से, और अनरेस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन एंड हाइपर वेंटिलेशन, हमने ऑक्सीजन दी, हाइपर वेंटिलेट किया, फिर भी मरीज का सेचुरेशन बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ओपियोइड की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है, तो हम नेलोक्सोन वहाँ पे काम में लेते हैं। डोजिंग जो रहती है नेलोक्सोन की 0.4 to 2 मिलीग्राम इंट्रावीनस जो है देते हैं हर 2 मिनट के अंदर। और हायर डोज जो है वो जो है नारकोटिक रिवर्सल होती है, और इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10 मिलीग्राम इन ए शॉर्ट टाइम। 10 मिनट के अंदर 10 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं मरीज को वापस रिकवर करवाने के लिए। तो 2 मिलीग्राम से 0.4 to 2 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम 10 मिलीग्राम तक 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसको दे के नार्कोटिक रिवर्सल का की तरह इसको यूज किया जाता है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ओपियोइड विड्रॉल और सीजर इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। नेलोक्सोन जब काम में लेते हैं और इसकी हायर डोज हो जाए तो मरीज को पल्मोनरी एडिमा, ओपियोइड के विड्रॉल के सिम्टम और सीजर ये आ सकते हैं। तो इन चीजों का साथ में हमें ध्यान रखना होता है। तो
एंटीडोट है मॉर्फिन सल्फेट का नैलोक्सोन या नैल्ट्रोक्सोन। साइड इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, ये इसके मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ओपियोइड विड्रोल और सीजर। डोजिंग रहती है नैलोक्सोन की, वो आपको याद रखनी होती है। तो इमरजेंसी मेडिकेशन के वीडियो के अंदर ये कुछ खास खास इमरजेंसी ड्रग थी जो ज़्यादातर आप इमरजेंसी सेटअप्स के अंदर देखेंगे और यूज़ किए जाते हैं। तो हमने इन ड्रग्स के मोटे मोटे तौर पे इंडिकेशन, इन ड्रग्स की डोजिंग और इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट हमने वहाँ पे पढ़े हैं। बाकी का जो है और इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तक चैनल को पहुंचाने की कोशिश करवाएं। थैंक यू।